तो आज आपको अपने वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कराने वाला हूं और ये चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय क्या है, समुच्चय के बारे में यदि आपको जानना है और समुच्चय लिखा कितने प्रकार से जाता है, इन सब को जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चैनल पर जाकर आप अपने पिछली वीडियो देख सकते हैं, सेट्स की सेट्स 1 पार्ट 2। तो ये पार्ट 3 है सेट का और इसमें एक्सरसाइज चालू होगी। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। देखिए, कलेक्शन तो कई प्रकार का होता है, लेकिन समुच्चय वही एक कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइन होगा। मतलब ये कि एक ऐसा संग्रह जो सबके लिए सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का शब्द का अर्थ है कि चाहे जो भी व्यक्ति हो उसका उत्तर वही निकले। मतलब कि यदि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह बताइए, तो पहला व्यक्ति का भी वही उत्तर निकले और दूसरे व्यक्ति का भी वही उत्तर निकले, भिन्न भिन्न उत्तर की प्राप्ति न हो। इस प्रकार से प्राप्त उत्तर जो संग्रह होते हैं वो सुपरिभाषित संग्रह होते हैं और सुपरिभाषित संग्रह का ही समुच्चय बनता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से समुच्चय हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो संग्रह हमारे पास हो जाएगा, ये आपके पास संग्रह आएगा। इसका संग्रह है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीने। तो आपके पास हो जाएगा पहला जनवरी, इसके बाद जून हो जाएगा, जून भी जे से चालू होता है, और जुलाई। तो देखिए, इसके अलावा जे से प्रारंभ होने वाला कोई भी मंथ नहीं होगा। जनवरी ही बोला जाएगा, जून बोला जाएगा और जुलाई बोला जाएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यही तीन उत्तर दे सकता है। इन तीन उत्तर के अलावा और कोई उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अर्थात यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक, तो यह एक समुच्चय हो गया। दूसरा इन्होंने पूछा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये बताइए, भारत में आज तक कितने लेखक हुए होंगे शुरू से लेके अंत तक। मतलब जब भारत की मान लीजिए आज से जब से ये किताबें लिखी जाने लगी, तो हमको लगता है कि क्या पता हजारों लेखक हों। और हजारों लेखक में मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे हैं, तो बगल वाला व्यक्ति जो है किन्हीं और को 10 बोल रहा है, उसके अच्छे लेखक, और उसके बगल में बैठा व्यक्ति किन्हीं और को अच्छे 10 बोल रहा है। तो एक फिक्स आंसर नहीं निकल के आया। मतलब एक सुपरिभाषित संग्रह की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, एक सुपरिभाषित उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उत्तर मिल रहा है। तो ये प्रतिभाशाली शब्द सुस्पष्ट नहीं है, और जब ये नहीं है तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ लिख दोगे, चूंकि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं होगा। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद तीसरा आपके पास है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो विश्व में लगभग 10 टीमें हैं
और 10 टीमों में अपने अपने सबके अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को अच्छा समझता है, कोई इंडिया के बल्लेबाज को अच्छा समझता है, कोई पाकिस्तान के बल्लेबाज को अच्छा समझता है। तो क्या आप एक सुपरिभाषित संग्रह दे पाएंगे? क्या आप वो 11 जो खिलाड़ी देंगे तो क्या हर व्यक्ति के लिए वही खिलाड़ी फिक्स होंगे? नहीं सर, हर व्यक्ति अपने अलग अलग खिलाड़ी चुनेगा। कोई ऑस्ट्रेलिया के चुन सकता है, कोई इंडिया के चुन सकता है। इसलिए यह भी संग्रह आपका सुपरिभाषित नहीं है। और यदि संग्रह सुपरिभाषित ही न हो तो वो समुच्चय कैसे हो सकता है? तो ये इस प्रकार का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। और यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार ये सुपरिभाषित संग्रह, तो आप पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं जाकर कि ये सुपरिभाषित संग्रह होता क्या और किस प्रकार से सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय बन जाता है। संग्रह मतलब एक समूह या भीड़। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये बताइए कि क्या यह समुच्चय है, यह संग्रह समुच्चय है? तो मान लीजिए कि कक्षा 11, मान लीजिए आप ही कक्षा की बात हो रही है, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं। तो 3 लोगों को यदि उस क्लास में खड़ा करते हैं और पहले वाले से पूछते हैं कि आप बताइए आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो वो भी वही 60 गिनाएगा। दूसरा बच्चा भी वही 60 गिनाएगा, तीसरा बच्चा भी वही 60 गिनाएगा। तो सबके लिए वही उत्तर निकल रहा है, मतलब एक सुपरिभाषित समूह निकल रहा है, मतलब सबके लिए एक फिक्स समूह निकल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। कक्षा में सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह समुच्चय होगा। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि यह संग्रह समुच्चय होगा या नहीं होगा, लिखना नहीं है समुच्चय। ठीक है। अगला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनतियां होती है 1 से जो स्टार्ट होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो 100 से कम कितनी होंगी प्राकृतिक संख्याएं? 1 से लेकर 99 तक। तो सबके लिए तो वही 1 से लेकर 99 तक आएंगी। तो यह किस प्रकार का संग्रह हो गया? यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया। सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो क्या हो जाएगा, ये समुच्चय होगा। सिर्फ सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय होता है, सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय होता है। अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा, देखिए अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मान लीजिए लेखक प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में सिर्फ 20 उपन्यास लिखे हों, तो जिस भी व्यक्ति से वो पूछे जाएंगे कि उनके उपन्यासों के बारे में बताइए, तो वही 20 वो उपन्यास बताएंगे, वही उपन्यासों का संग्रह उन्होंने पूछा है। तो यदि उनके उपन्यासों का संग्रह पूछा गया है तो ये एक सुपरिभाषित होगा। यदि हमसे कोई पूछ लेता कि प्रेमचंद का सबसे अच्छा उपन्यास, तो जाहिर सी बात है शायद किसी और के लिए कोई अच्छा हो, किसी और के लिए कोई अच्छा हो, तो वहाँ सुपरिभाषित ना होता। उन्होंने केवल ये पूछा है कि उपन्यासों का संग्रह, लिखित उपन्यासों का, मतलब जितने भी हैं, यदि 20 हैं तो हर व्यक्ति उतने ही तो बताएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समुच्चय होगा। ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे, चूंकि लिखित उपन्यास सुपरिभाषित हैं, संग्रह है, इसलिए समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक तो सबके लिए वही होते हैं। यदि मान लीजिए 0 से स्टार्ट होता है, इधर गया और उधर ऋणात्मक की ओर गया, तो इनफाइनाइट की ओर जाएगा प्लस की ओर, और ऋणात्मक की ओर इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह हो गया ये, इसलिए ये भी क्या हो गया, समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लीजिए इस अध्याय में टोटल 6 प्रश्न हैं, तो सभी के लिए 6 प्रश्न होंगे।
है कि नहीं। तो जब सभी के लिए 6 प्रश्न हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी समुच्चय होगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। चलिए आप सोचिए अपने मन में कि क्या है आपके लिए खतरनाक। उम्मीद करता हूँ कि आपने सोचा होगा कि शायद दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर है, लेकिन आपके मित्र ने कहा कि सबसे खतरनाक जानवर सांप है या हाथी है। दोनों के उत्तर अलग अलग आए ना, तो जिसमें संतुष्टि ना हो एक दूसरे की, मतलब सेम आंसर ना निकले। अपने आप से सोचिए, जब दो लोगों के भिन्न भिन्न उत्तर निकले तो वो कभी सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकता। ठीक है, किसी के लिए हाथी खतरनाक है, किसी के लिए शेर खतरनाक है, किसी के लिए चीता खतरनाक है, किसी के लिए कुत्ता खतरनाक है, किसी के लिए सांप खतरनाक है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये नहीं किया जा सकता, तो अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है सुपरिभाषित और क्या सुपरिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। मान लीजिए ए एक समुच्चय दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इस प्रकार के रूप में लिखा हुआ समुच्चय हमने बताया था कि इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जिसमें संग्रह जो है अवयव के रूप में लिखा हो। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके जो अंदर लिखा हुआ जो है वह एलिमेंट्स के रूप में लिखे हुए हैं, अवयव के रूप में कामा के द्वारा विभक्त हैं, तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो इस सेट में 1 2 3 4 5 अवयव हैं। तो कहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का अर्थ है कि जो भी अवयव होगा वो सेट ए में मौजूद है कि नहीं है, और जो नहीं मौजूद है उसको डज नॉट बिलोंग्स टू करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन है, आपको बीच में भरना है साइन, जैसे मान लो ये, तो क्या बताइए कि 5 एक अवयव है। यदि 5 एक अवयव है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह बनेगा। तो हाँ, यहाँ पे देखिए 5 एक अवयव है, इसलिए यहाँ क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे। दूसरा है आपके पास 8 डैश 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 ए। क्या 8 जो अवयव है वो ए पेयर है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या 8 अवयव है यहाँ पे, यदि नहीं है तो इसको लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तीसरा है, इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि 0 डैश 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 ए। तो यहाँ पर देखिए कि क्या 0 इसका अवयव है, यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, इसी का कहा है कि 4 डैश डैश डैश, क्या 4 इसका अवयव है। तो हाँ 4 इसका अवयव है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। पांचवा इसी का क्वेश्चन देखिए, 2 डैश 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 ए। तो 2 इसका अवयव है, हाँ 2 इसका अवयव है, इसलिए बिलोंग्स टू हमने लिखा, तो 2 बिलोंग्स टू ए। मतलब 2 अवयव है किसका, सेट ए का। सेट को किसी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यदि रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो आप अवयवों को कामा के द्वारा विभक्त करेंगे। यदि सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है तो अवयवों के किसी विशेष गुण को एक सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, एक वाक्य के रूप में लिखते हैं। हाँ, तो इसका छठवां क्वेश्चन देखिए कि 10 डैश 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 ए। क्या 10 इसका अवयव है, यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इसका अवयव नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यदि अवयव होता है किसी सेट का तो वो बिलोंग करेगा उसको, तो ये वाला चिन्ह बनेगा। यदि उसका अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू बनेगा। जिस प्रकार यहाँ पे 8 इसका अवयव नहीं था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा। यहाँ पर 2 इसका अवयव है इसलिए इसको लिखा हमने बिलोंग्स टू। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि किसी भी सेट को उसके अवयवों के रूप को में कामा के द्वारा विभक्त करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए नाम का कोई सेट है जहाँ पर कहा गया है कि एक्स इज सच दैट।
x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और पूर्णांक जो है -3 से x बड़ा है। यहाँ ध्यान से देखिए, -3 से x बड़ा है और 7 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णांक है ये, तो यदि इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x के रूप में इन्होंने बता दिया। हमने कहा था कि ये जो रूप लिखा है सेंटेंस के रूप में, ये एक समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं इसको, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब जो अवयव है उसका एक विशेष गुण बता दिया गया। विशेष गुण ये है कि वो एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक का है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा पूर्णांक होता है -2, -1 होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, ये 7 से छोटा तक लेना है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, 5 है, 6 है। क्या 7 लोगे? 7 नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, 7 से x छोटा है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म के रूप में आ गया। कितने अवयव थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आपसे कोई पूछता कितने अवयव हैं इस सेट में, नंबर ऑफ सेट ए में संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स हैं इस सेट में। तो इसी का दूसरा पार्ट है। बी नाम का इस बार कोई सेट दिया है, मतलब सेट को हम तो वैसे भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो इस बार बी से प्रदर्शित किया है, कैपिटल बी से। और यहाँ पर बताया गया है कि एक्स इज सच दैट, एक्स का गुण ये है कि एक्स संख्या 6 से कम है। 6 से तो कम है, लेकिन कहा है क्या है कि प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से शुरुआत होती है। तो 1 2 3 4 5, क्या 6 से जाओगे? नहीं, 6 से कम बोला है, प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला। और क्या कहा है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। क्रम आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते थे, हमने कहा था ना कि समुच्चय में क्रम मायने नहीं रखता है, आप लिख सकते थे 4 3 2 1 5, इस तरह लिख सकते थे, क्रम मायने नहीं रखता है। तो देखिए अगला पार्ट है, तीसरा नंबर पार्ट है। सी नाम का कोई सेट है और यहाँ पे कहा गया है कि एक्स इज सच दैट, एक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या पूछा है, जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले आएगी 17। देखिए 7 1 8 होता है। और 2 अंकों की संख्या कौन सी हो सकती है? और हो सकती है आपकी 26। और कौन सी हो सकती है? और हो सकती है आपकी 35। और कौन सी हो सकती है? और आपकी होगी 44। और कौन सी हो सकती है जिनके अंकों का योग 8 हो और संख्या 2 अंकों की हो? और हो जाएगी आपकी 53। और क्या हो जाएगी? 62। और क्या हो जाएगी? 71। अब होगी कोई संख्या? हाँ, एक और संख्या होगी। बताइए क्या हो सकती है? हाँ, एक और संख्या हो सकती है 80। ठीक है, देखिए ये 2 अंकों की सभी संख्याएं, लेकिन जिनके अंकों के योग कितना है? 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। तो 2 अंकों की ये संख्याएं सभी हो गई। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, डी सेट है एक आपके पास, जहां पर एक्स इज सच दैट, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से जो छोटी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर वह या तो स्वयं से विभाजित हो या तो 1 से विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट सके या तो 1 से कट सके, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 60 को काटती हैं अभाज्य संख्याएं? तो 1 को छोड़कर 2 काट देगी, 60 को बिल्कुल काटेगी। 3 काट देगी, 60 को बिल्कुल काटेगी। 5 काटेगी कि नहीं काटेगी? 5 काट देगी। 4, क्योंकि 4 को करोगे तो 4 तो 2 से भी कट जाता है, तो 4 अभाज्य संख्या है नहीं, 5 काटेगी। इसके बाद 7 है अभाज्य संख्या, वो काटेगी नहीं। इसके बाद 11 है, ये भी नहीं काटेगी। तो कोई भी आगे की अभाज्य संख्या 60 को नहीं काटेंगी, इसलिए ये 2, 3, 5 संख्याएं जो हैं 60 की भाजक हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेट नाम का दिया गया ई नाम का सेट है,
जहाँ पर कहा गया कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसको अवयव के रूप में लिखना है यदि, तो हम इसको अवयव के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि यदि अक्षरों को लिखते हैं या संख्याओं को लिखते हैं तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता समुच्चय में। तो सबसे पहले टी हमने लिख दिया, इसके बाद आर लिख दिया, इसके बाद आई लिख दिया, इसके बाद जी लिख दिया, इसके बाद ओ लिख दिया, इसके बाद एन लिख दिया। देखिए एक बार ओ हो चुका है तो अब दोबारा ओ नहीं लिखेंगे। इसके बाद एम लिख दिया, इसके बाद ई लिख देंगे, और इसके बाद चूंकि टी हो चुका है तो टी दोबारा नहीं लिखेंगे। आर भी हो चुका है तो इसलिए नहीं लिखेंगे, तो वाई लिख दिया। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। हमने जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही थी उनको सिर्फ एक ही बार लिखा है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन इसका इसी प्रकार स्वयं करेंगे। और हम अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है कि आपके पास जो सेट दिए हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में परिवर्तित करना है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना है। और हमने बताया था कि समुच्चय निर्माण विधि में जो है, जो आपके अवयव होते हैं ना, उनको एक विशेष गुण को एक सेंटेंस के रूप में प्रदर्शित करना होता है। तो इसमें ध्यान से देखिए इसके अवयव का क्या विशेष गुण है। ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12। समझ में आ रहा ना, 3 का गुणा है और कहाँ तक गया, कितने बार, 4 बार तक गुणा किया है। तो हम ये ले लेते हैं कि x इज सच दैट, ये तो लिखना ही पड़ता है, x इज सच दैट। तो x क्या है, x इज सच दैट, और x जो है किसका गुणज है, यहाँ पे ले लें हम लोग। तो x इज सच दैट, या यहाँ पे ले लेते हैं x बराबर है 3n के। क्या है, x बराबर 3n के। और n कहाँ तक जाएगा, देखिए 3 गुणे n हमने लिख दिया, और n जो है जाएगा आपका कहाँ तक, n आपका 1 से लेकर जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4। देखिए 3 एकड़ नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। ठीक है। और एक बात और, n क्या चीज़ है, n प्राकृतिक संख्या है। जहाँ पे हमने बताया था ना पिछले वीडियो में कि कैपिटल N से सभी प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे कि x बराबर हमने 3n लिख लिया। आप अपने अनुसार बना सकते हैं सेंटेंस। अब इसमें देखिए 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12। तो यहाँ पर x इज सच दैट x इक्वल टू 2n। ठीक है, और n कहाँ तक है, n यहाँ चालू कर देते हैं ना हम लोग, यहाँ से n जो है 1 और 1 से बड़ा है, इस प्रकार न लिखकर इस प्रकार लिखते हैं, एक को भी सम्मिलित किया है, 1 और 1 से बड़ा है, और कहाँ तक गया, देखो 2 छंग 12, 6 और 6 से छोटा है, मतलब 6 तो है लेकिन 6 से छोटा भी है। तो और यहाँ बता दो कि जहाँ n जो है बिलोंग किसको करता है, कैपिटल N को, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो अगला है, देखिए यहाँ पे 5 का 5, 5 50 25, ये उस तरह नहीं बन रहा है। तो देखिए 5 कम 5, 5 50 25, 5 50 25, 5 125, 5 50 25, 5 125, 5 625, मतलब 5 की घात बन रही है। देखिए 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, ये देखिए 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। तो अब यहाँ पे देखिएगा x इज सच दैट x इक्वल टू, x क्या है, x है 5 की घात n का रूप है, और n कहाँ तक है, n 1 से शुरू होता है, मतलब x 1 से बड़ा और बराबर है, और कहाँ तक जाएगा, देखिए 4 तक। तो 4 सम्मिलित किया जाएगा, इसीलिए हमने नीचे इक्वल लगा देते हैं। 4 से छोटा तो है लेकिन 4 के बराबर भी है, और n क्या है, n बिलोंग करता है कैपिटल N को, इसलिए देखिए हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, डैश 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 अनंत तक का है। तो अब यहाँ पे देखिएगा
x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, मतलब 2 गुणे n, मतलब 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, अनंत तक जा रहा है। तो इसलिए इस बार इसकी कोई सीमा नहीं लगाते हैं और यहाँ पे सीधा कह देते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए जितनी बढ़ती जाएगी उतना डैश डैश बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, 1 है 4 है ना, इसमें गुणा नहीं बन रहा है, क्या है ये? तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब बात समझ में आ रही है कुछ? ऊपर तो घात 2 सेम सेम है, नीचे अक्षर चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि x इज सच दैट x इक्वल टू क्या है, ये n स्क्वायर, ठीक, n स्क्वायर है और n कहाँ से लेकर कहाँ तक है, n जो है 1 से लेकर 10 तक है। ये देखिए 1 को सम्मिलित किया जाता है और 10 को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। समझ गए बात को कि x बराबर n स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में देखेंगे। हाँ, और एक कार्य ये किया कीजिए कि देखिए एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते होंगे। और यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्रयास ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यदि डालूँगा तो आप तक जो है उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और जो स्टूडेंट जितने भी हैं, आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 11th के, उन तक यदि वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में किए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसको जो है अच्छे से दोहरा कर आप फेयर कॉपी बना लीजिए और उस पर इसको लगाते रहिए। धन्यवाद।